नमस्कार। क्लास 12th, 10th, 11th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि सर किसी पैसेज को या कह सकते हो किसी अनसीन पैसेज को कैसे हल करें। दोस्तों, किसी पैसेज को हल करते समय यदि कोई प्रश्न आपके लिए आता है तो उसमें आप बिल्कुल खुले हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन जब आप किसी गद्यांश को हल कर सकते हो, किसी अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश को हल करते हो, तो उसमें एक बाउंडेशन होती है कि हमें आंसर देना होता है फ्रॉम द पैसेज। सो हाउ टू सॉल्व ए पैसेज, कैसे पैसेज को हल करें, कैसे इसमें दिए गए प्रश्नों का हम उत्तर छांटें। तो सबसे पहले अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, और दूसरा है रैपिडली यानी कि तेजी से किसी गद्यांश को पढ़ें। ध्यानपूर्वक इसलिए कि हमें उस पैसेज में से ही क्या देना होता है, आंसर देना होता है। और तेजी से इसलिए पढ़ें, रैपिडली इसलिए पढ़ें कि हमारे पास सीमित समय होता है उस पैसेज का उत्तर देने के लिए। चलिए, दूसरा है प्लेटफॉर्म। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हो उस क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म, उसका आधार तैयार करते हैं। तो आधार तैयार करने के लिए नंबर 1 तो प्रश्न में से आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में दिया गया है यानी कि यू के रूप में दिया गया है, तो इसे आप फर्स्ट पर्सन में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? फर्स्ट पर्सन में। नंबर 1 तो ये ध्यान रखना है। प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करोगे? प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न में कर्ता जो है उस कर्ता को लिखिए। लेकिन यदि कर्ता आपका सेकंड पर्सन यू दिया गया है, या आगे भी क्वेश्चन में पजेसिव प्रोनाउन यू और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ दिया गया है, तो हम उसे फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं, यानी कि आई, माई या मी या माई सेल्फ बदल देते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। कहां आएगी हेल्पिंग वर्ब दी हुई? आपके प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब दी हुई आएगी। हेल्पिंग वर्ब यदि आपको डू आती है तो नहीं लिखेंगे, डज आती है तो भी नहीं लिखेंगे, डिड आती है तो भी नहीं लिखेंगे, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसको हम लिख देते हैं। यदि डज हेल्पिंग वर्ब है तो आप आंसर में एम बी फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगाओगे, और डिड है तो एम बी फर्स्ट को किस में बदलोगे? एम बी सेकंड में बदल दोगे। प्लस मैन वर्ब, मैन वर्ब जो है उसी को लिखिए। और यदि डू डज डिड आती है तो मैन वर्ब इस प्रकार से बदली जाएगी, अंतर नहीं बदली जाएगी। मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। ये आपका आंसर का प्लेटफॉर्म आधार तैयार हो गया। अब बात करते हैं कि यदि प्रश्न y से प्रारंभ होता है, y मीन्स क्या होता है, क्यों, तो हमें प्लेटफॉर्म लिख करके इस प्रश्न को किससे जोड़ना है? बिकॉज से। बिकॉज से नहीं तो किससे जोड़ना है? फोर नहीं तो सिंस, सिंस नहीं तो टू से जोड़ना है। ओके, बिकॉज क्योंकि, फोर मीन्स क्योंकि, सिंस माने क्योंकि, और टू आता है वर्ब के लिए, और एज से भी आप जोड़ सकते हो। दूसरा बात आती है व्हाट। यदि प्रश्न व्हाट से प्रारंभ हो तो आप
प्लेटफॉर्म लिख करके इसे किससे जोड़ोगे, दैट से या टू से जोड़ोगे। ओके, यदि प्रश्न वेयर या वहन से प्रारंभ होता है तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे आंसर को आप किससे जोड़ोगे, इन से जोड़ोगे या एट से जोड़ोगे। ओके डियर्स, इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों का धीरे धीरे आंसर देना होगा। चलिए आगे मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस को कैसे जोड़ना है। मैं यहां आपके लिए एक गद्यांश यहां देता हूं। ओके, चलिए गद्यांश लिखता हूं यहां। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है। चलिए पहले तो इस गद्यांश को हम तेजी से पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग विच स्कॉलर बियर इन माइंड, पहली चीज जो स्कॉलर, एक पाठक को, एक विद्वान को बियर इन माइंड, धारण करनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग जो एक पाठक को अपने दिमाग में रखनी चाहिए इज दैट, वो है ए बुक ऑट नॉट टू बी रेड, एक पुस्तक को नहीं पढ़ा जाना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, अर्धशिक्षित व्यक्ति रीड पढ़ते हैं फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। MGI मेयर माने केवल, बिकॉज क्योंकि दे आर इनकेपेबल, वो असमर्थ होते हैं, ऑफ एप्रिशिएटिंग, प्रशंसा करने में, समझने में, जानने में, द डीपर क्वालिटीज, गहरे गुणों को, दैट बिलोंग, जो संबंध रखते हैं, टू रियली ग्रेट लिटरेचर, वास्तव में महान लिटरेचर माने साहित्य से। द फर्स्ट थिंग विच स्कॉलर शुड बियर, यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब और आएगी शुड, रखनी चाहिए। शुड बियर इन माइंड, देखिए आप इसको हल करोगे, कैसे हल करोगे, मैं एक क्वेश्चन यहां देता हूं, व्हाट शुड ए स्कॉलर बियर इन माइंड, एक पाठक को अपने मस्तिष्क में क्या धारण करना चाहिए। तो मैं आंसर लिखता हूं, व्हाट, WHAT, वॉट मीन्स क्या होता है, क्या। इसको हम हटा देंगे, प्लेटफॉर्म बनाते समय कर्ता को उठाएंगे। कर्ता क्या है, ए स्कॉलर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी है शुड। यदि इस स्थान पर हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड होती तो हम उसको बिल्कुल नहीं लिखते, शुड। मेन वर्ब कौन सी है, बियर इन माइंड। अब देखिए ये कहां लिखा हुआ है, शुड बियर इन माइंड इज दैट, इज दैट। कोई भी सेंटेंस जब व्हाट से क्वेश्चन प्रारंभ होता है तो ऐसे क्वेश्चन को लगभग दैट या टू से या सीधे ही जोड़ देते हैं। दैट के बाद यहां आपका क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा, जो इस गद्यांश में से आगे आप लिखोगे, इज दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी रेड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। दूसरा प्रश्न यहां लेता हूं, वाई आर हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, क्यों हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, वाई आर के स्थान पर चलिए डू लिखते हैं, वाई डू हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। अब मैंने क्वेश्चन जो लिखा है वो क्वेश्चन किससे प्रारंभ है, वाई से, क्यों, तो कारण को लिखेंगे। ध्यान रखना, व्हाट मीन्स क्या, सामान्य पूछताछ, वाई माने क्यों, कारण, हाउ माने कैसे, तरीका, हालचाल पूछने के लिए, हु माने कौन, प्राय व्यक्ति के लिए, वेयर माने कहां, स्थान जानने के लिए, व्हेन माने कब, समय जानने के लिखते हैं। ओके, हुज माने किसका, संबंध जानने के लिए, हाउ माने कितने, संख्या के लिए, हाउ मच कितना,
मात्रा के लिए, हाउ लॉन्ग कितना लंबा समय जानने के लिए, हाउ फार कितनी दूरी जानने के लिए, हाउ हाई कितनी ऊंचाई जानने के लिए, हाउ वाइड कितना चौड़ाई जानने के लिए, हाउ डीप कितना गहराई जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो हम वाई को हटा देंगे, कर्ता कौन सा है, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स। ओके, अब डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे साइड के, डू डज डिड आप इसको हटा देते हैं। रीड का क्या लिखेंगे, रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। देखिए आगे वाई से प्रारंभ है, तो आप क्या करोगे, बिकॉज, और यहां आंसर लिखोगे, क्या आंसर, बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू रियली ग्रेट लिटरेचर। कहने का मतलब यह है कि ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। वेयर से प्रारंभ में स्थान को लिखेंगे, व्हेन से प्रारंभ में कब, समय को लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और यदि हु से प्रारंभ होता है, हु माने कौन, हु माने कौन, प्राय कोई व्यक्ति होता है, हु को हटा दीजिए, उसी स्थान पर आप आंसर लिख दीजिए, यानी कि व्यक्ति को लिख दीजिए। जैसे कि इसमें एक प्रश्न आता है, हु रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कौन पढ़ते हैं मनोरंजन के लिए, तो यहाँ हु को हटा दीजिए और हाफ एजुकेटेड पर्सन से आपका आंसर होगा, अशिक्षित व्यक्ति रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। ओके डियर्स, ये आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, या आज के वीडियो से आपने ये लाभ उठाया होगा कैसे हम अंग्रेजी में जो गद्यांश दिया हुआ था अनसीन पैसेज आता, क्योंकि सीन पैसेज तो हम पहले से पढ़ चुके होते हैं, अनसीन पैसेज या कंप्रेहेंशन पैसेज को हम कैसे हल करें ये हमें जानना होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ में क्लास समाप्त करता हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथियों में, आपके रिलेटिव्स में ये पहुंचे। दूसरी बात यह है कि पैसेज में आपको 12th क्लास में 3 मीनिंग दी हुई आती है, 10th क्लास में भी आती हैं, पर्यायवाची शब्द या कोई शब्द आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आते हैं। तो उन मीनिंग्स को हम कैसे हल करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है विशेषकर 12th क्लास में, उन मीनिंग्स को हम कैसे हल करें, ये वीडियो लेकर के मैं अगले दिन फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।